गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जिगर ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। तो आज के सेशन में हम 23 सितंबर के सभी करंट अफेयर को यहां पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। रोज के सेशन की तरह एक एक क्वेश्चन यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एक फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए सेशन में एंड तक बने रहिए। पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। पीडीएफ चाहिए तो क्रेजी जिगर ट्रिक के एप्लीकेशन पर चले जाइए, वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डेली करंट अफेयर का पीडीएफ रोज मिल जाता है, तो आप कलेक्ट कर लीजिएगा। आइए 23 सितंबर के पहले करंट अफेयर को यहां पर देख लेते हैं। सितंबर 2024 में भारत के 28वें वायुसेना प्रमुख या फिर एयर चीफ मार्शल किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में देखिए सितंबर 2024 में भारत के 28वें वायुसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। आंसर सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह को हाल ही में भारत के 28वें वायुसेना प्रमुख या चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए इसी तरीके का एक क्वेश्चन उत्तराखंड के एग्जाम में भी पूछा गया है, तो आपको याद रखना चाहिए, पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। देखिए एयर चीफ मार्शल की बात करते हैं सबसे पहले, तो ये भारतीय वायुसेना के प्रमुख की रैंक होती है, जो कि नॉर्मली 4 स्टार रैंक होती है, ठीक है। और इससे नीचे होते हैं एयर मार्शल, ठीक है ना। भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में 3 स्टार रैंक इनकी होती है, उप प्रमुख कहलाते हैं, वाइस चीफ। और इनके ऊपर अगर हम देखें तो एयर चीफ मार्शल या फिर वायुसेना के प्रमुख, ठीक है ना, चीफ। अब यहां पर क्वेश्चन हमारा यह है कि भाई वायुसेना के चीफ कौन नियुक्त किए गए, प्रमुख को नियुक्त किए गए? तो ये हो जाते हैं एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। इंडियन एयरफोर्स के हाल ही में प्रमुख नियुक्त किए गए हैं 28वें, ये भी याद रखिएगा 28वें प्रमुख है, ठीक है। देखिए इनके पहले अभी तक जो एयरफोर्स है उनके चीफ के पद पर एयर चीफ विवेक राम चौधरी थे, ठीक है ना। इनका कार्यकाल हाल ही में समाप्त हुआ है 30 सितंबर को वायुसेना प्रमुख के रूप में। अब कार्यभार संभालने वाले हैं अमरप्रीत सिंह, क्योंकि एयर चीफ वी आर चौधरी या फिर विवेक राम चौधरी 30 सितंबर को ही रिटायर होने वाले हैं। तो 27वें प्रमुख रिटायर होंगे और 28वें चीफ बनेंगे कौन? एयर चीफ विवेक राम चौधरी, ठीक है ना। अगर हम विवेक राम 28वें चीफ बनेंगे कौन? अमरप्रीत सिंह। और 27वें कौन थे? विवेक राम चौधरी। कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए अमरप्रीत सिंह की यहां पर बात करते हैं, तो अमरप्रीत सिंह 1984 में इन्होंने एयरफोर्स को ज्वाइन किया था और 1 फरवरी 2023 को अमरप्रीत सिंह को इंडियन एयरफोर्स का 47वां डिप्टी चीफ नियुक्त किया गया था। डिप्टी चीफ थे, अब ये बनेंगे चीफ 28वें, ठीक है ना। तो 1 सितंबर 2024 को एयर मार्शल तेजिंदर सिंह को इंडियन एयरफोर्स का हेड भी अपॉइंट किया जा चुका है। तो इस फैक्ट को भी नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, दोनों ही पूछे जा सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन पर आएंगे। कुछ सेशंस पहले हमने इसको डिस्कस भी किया था आई थिंक। क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां किया गया? तो क्वाड शिखर सम्मेलन की बात करते हैं तो 2024 में क्वाड आयोजित किया जाना था इसका शिखर सम्मेलन इंडिया में, लेकिन जो बाइडेन क्योंकि अमेरिका में इलेक्शन है तो वो इंडिया की यात्रा नहीं कर सकते थे, इसीलिए अमेरिका की रिक्वेस्ट पर भारत की जो मेजबानी थी वो हमने 2024 के लिए दे दी अमेरिका को, और 2025 में मेजबानी करेगा क्वाड की इंडिया। तो अभी क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 में कहां आयोजित किया गया? अमेरिका में, ठीक है। ओके, क्वाड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए ऐसा क्वेश्चन हमने बिहार पुलिस के एग्जाम में देखा है, ठीक है ना। क्वाड में कौन से 4 देश शामिल है, वहां पर क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो हम प्रॉपर बात करेंगे क्वाड समिट की, क्वाड के देश कौन कौन हैं, क्वाड का उद्देश्य क्या है गठन का, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम ये जानें कि क्वाड समिट 2024 में कहां आयोजित की गई। तो देश याद रखेंगे तो काम हो जाएगा अमेरिका, ठीक है। और पर्टिकुलर शहर देखना चाहते हैं तो अमेरिका के डेलावेयर नाम के शहर में इसका आयोजन किया गया। क्वाड समिट 2024 में किस किसने पार्टिसिपेट किया? तो 4 कंट्रीज की मेंबर है। अमेरिका तो इनके प्रेसिडेंट जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया तो इनके पीएम एंथोनी अल्बनीज, जापान तो जापान के पीएम फुमियो किशिदा, और इंडिया भी मेंबर है चौथा, तो यहां के पीएम नरेंद्र मोदी ने भाग लिया है क्वाड समिट में।
तो 4 देश आपको पता चल जाने चाहिए क्वाड के, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया। ठीक है ना। आपको पता है क्वाड जो संगठन बना है उसका उद्देश्य क्या है? इंडो पैसिफिक ओशियन में शांति को बनाए रखना और स्पेशली जो चीन की बढ़ती हुई शक्ति है, जो दबदबा है इन क्षेत्रों में, उनको कम करना। इसलिए 4 देश एक साथ आते हैं और क्वाड नाम का संगठन बनाते हैं। इसलिए देखिए जो समिट हुई है वहां पर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा जैसे विषय पर ही चर्चा की गई। ठीक है, ओके। क्वाड 4 देशों का समूह है, इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। स्थापना हुई थी नवंबर 2017 में। उद्देश्य मैं आपको बता ही चुका हूं, ठीक है ना। इंडो पैसिफिक ओशियन में चारों देशों के मध्य में सहयोग को बढ़ाना, इंडो पैसिफिक ओशियन में शांति और स्थिरता को बनाए रखना, और यह समूह आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक मुद्दों पर भी मिलकर काम करता है। ठीक है ना। 2025 में इसका शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा? इंडिया में। अभी 2024 में कहां आयोजित किया गया? अमेरिका। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आपका ऑफर ऑफ द डे देख लीजिए। तो आप सभी के लिए एनटीपीसी, क्योंकि एग्जाम आने वाली है, तो एनटीपीसी 2024 के लिए आप सभी के लिए मॉक टेस्ट अवेलेबल है। 25 मॉक टेस्ट आपको इस सिंगल आपके कोर्स में अवेलेबल होंगे, काफी नॉमिनल चार्जेस में। देखिए लाइव ऑनलाइन टेस्ट रहेगा आपका, ऑल इंडिया रैंक भी यहां पर आपको बताई जाएगी, और इसके अलावा बायलिंगुअल टेस्ट है। तो आप किसी भी स्ट्रीम के हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं एनटीपीसी 2024 के लिए। ठीक है, इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डायरेक्ट इसे अवेल कर सकते हैं। ऑफर ऑफ द डे की लिंक मिल जाएगी आपको। कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो नीचे आपको क्वेरी नंबर दिया गया है, उस पर कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, आपकी जो प्रॉब्लम है वो विद इन 48 आवर में क्लियर कर दी जाएगी, सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। विश्व अल्जाइमर दिवस 2024 की थीम क्या है? पहले तो हमको यह समझ में आना चाहिए कि विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया कब गया। तो याद रखना, अगर हम वर्ल्ड अल्जाइमर डे की बात करें तो इसे 21 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 सितंबर। अल्जाइमर भूलने की बीमारी है, नॉर्मली अधिकतर बुढ़ापे में हमें देखने को मिलती है। नॉर्मली जिनकी एज हो जाती है उनको अल्जाइमर रोग नॉर्मल हो जाता है, उनमें देखने को मिलता है, भूलने लगता है व्यक्ति। ठीक है ना। तो इसके प्रति लोगों को जागरूक करना है ना, इसके डिसीज के प्रति लोगों को जागरूक करना, इसके लिए क्या क्या मतलब चिकित्सा पद्धति है, क्या क्या निकल चुका है, बोल सकते हैं हेल्थ में इस डिसीज के इलाज के लिए क्या क्या इक्विपमेंट है, उन सभी के बारे में लोगों को जागरूक करना विश्व अल्जाइमर दिवस का मुख्य उद्देश्य है, इसे बनाए जाने का। यहां पर थीम की बात की गई है, तो टाइम टू एक्ट ऑन डिमेंशिया, टाइम टू एक्ट ऑन अल्जाइमर्स 2024 में वर्ल्ड अल्जाइमर डे की थीम है। आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे हम। तो हर साल 21 सितंबर को वर्ल्ड अल्जाइमर डे मनाया जाता है। ठीक है ना। पहली बार 1994 में वर्ल्ड अल्जाइमर डे मनाया गया था। अल्जाइमर रोग और अन्य डिमेंशिया से जुड़ी समस्याओं के प्रति जागरूकता फैलाना, इनके क्या क्या सिम्टम्स हैं, इनके बारे में लोगों को जागरूक करना, कारण क्या क्या हैं और इसके लिए ट्रीटमेंट क्या है, उपचार क्या क्या अवेलेबल है, इसके बारे में लोगों को बताना वर्ल्ड अल्जाइमर डे को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य। टाइम टू एक्ट ऑन डिमेंशिया, टाइम टू एक्ट ऑन अल्जाइमर 2024 में वर्ल्ड अल्जाइमर डे की थीम है। ठीक है, एक न्यूरोडिजेनरेटिव बीमारी है, ध्यान रखना। ठीक है ना। धीरे धीरे व्यक्ति अगर इसका शिकार होता है तो याददाश्त चली आती है, भूलने लगता है, और ऑब्वियसली बात है जो उसका डेली रूटीन है वो भी स्किप करने लगता है। आप समझिए कि अगर अल्जाइमर डिसीज के जो पेशेंट है, अगर उनके पास कोई साथ में व्यक्ति ना हो तो उनको दवाई लेना भी याद नहीं रहेगा कि उनको दवाई भी लेना है। मतलब भूलने की बीमारी है तो दवाई भी नहीं ले सकते वो, क्योंकि वो भी भूल जाएंगे कि भाई मेरे को भूलने की बीमारी है, उसकी दवाई लेना है, ये भी भूल जाते हैं। ठीक है ना। अगर आपको मैं एग्जांपल दूं, अगर आपने उरी मूवी देखी हो, है ना, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, तो उसमें विकी कौशल की जो माताजी बताई गई है उनको अल्जाइमर की बीमारी थी, भूलने की, है ना। ठीक है, चलिए। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब किसने जीता है? तो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब जीता है ध्रुवी पटेल ने। आंसर भी देखिए,
मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड से पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, आप देख सकते हैं एसएससी में ही पूछा गया था, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का जो 31वां एडिशन है, इसका आयोजन किया गया अमेरिका के न्यू जर्सी में। देखिए अब आप बोलेंगे अमेरिका में आयोजित किया गया और इंडिया का एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट है, तो पूरे वर्ल्ड में भारतीय मूल की जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो पार्टिसिपेट करती है ना। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का आयोजन था, 31वां एडिशन था, आयोजन किया गया अमेरिका के न्यू जर्सी में। अमेरिका में रहने वाली एक इंडियन है, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम की छात्रा है ध्रुवी पटेल, जिन्होंने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब अपने नाम किया। इसमें फर्स्ट रनर अप सूरीनाम की लीजा अब्दुल हक, है ना, अब्दुल हक बोल सकते हैं आप इनको, सूरीनाम की है, इंडियन मूल की, तो ये फर्स्ट रनर अप रही है। सेकेंड रनर अप नीदरलैंड में एक भारतीय मूल की है मालविका शर्मा, ये सेकेंड रनर अप रही। हमको विनर से मतलब है, तो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 में विनर कौन रही, तो ये है अमेरिका की ध्रुवी पटेल, भारतीय मूल की। इसमें एक और कैटेगरी होती है मिस टीन इंडिया वर्ल्ड वाइड, ठीक है, तो टीनेजर्स जो होती है उनका ब्यूटी कॉन्टेस्ट है। तो मिस टीन इंडिया वर्ल्ड वाइड का जो खिताब है ग्वाडेलोप की सिएरा सुरेट ने अपने नाम किया, ये भी इंडियन मूल की है, ठीक है। तो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड की बात करें तो इंटरनेशनल ब्यूटी प्रतियोगिता या कॉन्टेस्ट है ना, आयोजन किया जाता है हर साल इसका। भारतीय मूल की जो महिलाएं हैं वो पार्टिसिपेट करती है इस प्रतियोगिता में। क्वेश्चन हमारा मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 से था, तो ये कौन बनी, ध्रुवी पटेल, अमेरिका की इंडियन मूल की नागरिक है, ठीक है। आगे आइए, 6th राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक या फिर 6th स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा। देखिए राज्यों को अगर रैंक दी जाएगी तो फूड सिक्योरिटी मतलब क्या होता है पता है, फूड की क्वालिटी किस राज्य में कितनी ज्यादा अच्छी है, वहां की गवर्नमेंट कितनी अच्छी पॉलिसीज अपना रही है फूड की सेफ्टी के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए, जो एक क्वालिटी फूड मिले लोगों को, इसके लिए राज्य सरकार कितना प्रयास कर रही है, साफ सफाई कितनी ज्यादा है, अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं, इनके आधार पर तैयार किया जाता है स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। इस साल ये 6th स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स है, जिसमें पहले स्थान पर रहा भारतीय राज्य केरला। आंसर डी। जारी कौन करता है, पहला क्वेश्चन ये आना चाहिए। तो देखिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे फसाई के नाम से जाना जाता है, यह जारी करता है स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। इस साल 6th एडिशन को इन्होंने जारी किया और इसमें केरल पहले स्थान पर रहा है फूड सिक्योरिटी के मामले में। याद रखना लगातार दूसरा साल ऐसा है कि इंडिया में केरल इस इंडेक्स में पहले स्थान पर रहा। दूसरे पर फूड सिक्योरिटी के मामले में आता है तमिलनाडु और तीसरे पर आता है जम्मू कश्मीर। फर्स्ट पर केरल, सेकंड पर तमिलनाडु और थर्ड पर जम्मू कश्मीर। स्टेट फूड सेफ्टी या सिक्योरिटी, सेफ्टी बोल लो या सिक्योरिटी बोल लो, सिक्योरिटी इंडेक्स, ठीक है ना, हाल ही में जारी किया गया फसाई के द्वारा, 6th एडिशन है। सबसे पहली बार 2018-19 में इसकी शुरुआत की गई थी। 18-19 के लिए पहला इंडेक्स जारी किया गया था। यह छठा इंडेक्स है। केरल फूड सिक्योरिटी के मामले में पूरे देश में पहले स्थान पर है। निम्न में से किसके द्वारा आतिशी सिंह को दिल्ली के सीएम पद की शपथ दिलवाई गई। तो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर की हम बात करते हैं तो ये जानते कौन है, विनय कुमार सक्सेना, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। तो आपको पता है राज्यों में सीएम को शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल, गवर्नर, और दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं क्योंकि यूनियन टेरिटरी है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली की नई सीएम आतिशी मार्लेना को या फिर आतिशी मार्लेना सिंह उनका पूरा नाम है, इनको इनके सीएम पद की शपथ दिलवाई है, ठीक है। तो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है विनय कुमार सक्सेना, इन्होंने आतिशी सिंह को नई दिल्ली में सीएम पद की शपथ दिलवाई। इसके अलावा 5 और मिनिस्टर को भी शपथ दिलवाई गई इन्हीं के द्वारा, इमरान हुसैन, कैलाश गहलोत, गोपाल राय, मुकेश कुमार एंड सौरभ भारद्वाज, ये 5 अदर मिनिस्टर बने हैं और आतिशी सिंह क्या बनी, सीएम।
आपको यहां पर इंटरेस्टिंग फैक्ट तो ये पता होना चाहिए कि भाई एक तो सुषमा स्वराज, सेकेंड शीला दीक्षित, इनके बाद दिल्ली की तीसरी महिला सीएम बनी है आतिशी सिंह। और ऑल ओवर दिल्ली की साइकिल देखें तो 8वीं सीएम है दिल्ली की, कौन? आतिशी सिंह। ठीक है ना। साउथ दिल्ली से विधायक के एमएलए हैं और दिल्ली सरकार की कैबिनेट मिनिस्टर के पद पर हैं, अब सीएम बनी है। ठीक है। अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया था, तो पद की शपथ दिलवाई है विनय कुमार सक्सेना ने। तो आपको एक फैक्ट यहां पर यह भी नोट करना चाहिए कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन? तो ये हो जाते हैं विनय कुमार सक्सेना। ठीक है। चर्चा में रहा अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस कब शुरू किया गया था? बिग कैट अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। उद्देश्य समझो पहले, तो उद्देश्य क्या है? वर्ल्ड में बिल्ली मूल की जो प्रजातियां, उसमें सारी शेरों की प्रजाति आ जाती है। बाघ आ जाता है, शेर आ जाता है, लेपर्ड आ जाते हैं, है ना, और जो सारे प्यूमा भी आ जाता है और हिम तेंदुआ भी आ जाता है। तो ये सारे उस बिल्ली बिग कैट है। ठीक है ना। तो इनके संरक्षण के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाया गया था 9 अप्रैल 2023 में। स्पेशली अफ्रीकी देश इस बिग कैट अलायंस में शामिल थे। ठीक है ना। बिग कैट अलायंस देखिए, जगुआर आ गया, प्यूमा आ गया, लेपर्ड, लायन, टाइगर, चीता, स्नो लेपर्ड, ये सारे आ गए। चौथा देश बना है इंडिया इसका सदस्य। इंडिया के अलावा निकारागुआ, इस्वातिनी और सोमालिया, ये अफ्रीकी देश है ना। तो ये बिग इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के पहले से मेंबर है। और अब जब इंडिया ने भी इसके सदस्य देश बनने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, तो भैया इंडिया अब चौथा देश बना है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का। दुनिया भर में 7 बड़ी, हाँ ये भी एक चीज नोट करना कि कितनी बिग कैट की जो प्रजातियां है उनको सम्मिलित किया गया है, 7। कितनी? 7। ठीक है ना। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में 7 बड़ी बिल्ली की प्रजातियों, टाइगर, लॉयन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, प्यूमा, जगुआर, लेपर्ड, ठीक है, इन प्रजातियों के संरक्षण और सुरक्षा को बढ़ावा देना मुख्य उद्देश्य है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का। ठीक है। 9 अप्रैल 2023 को इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो इंडिया ने अनाउंस किया था मार्च 2024 में। इसका हेडक्वार्टर को एक बार आप रीचेक कर लेना। ठीक है। इंडिया ने अनाउंस किया था कि वो इसका मेंबर बनेगा और अब 2024 में इंडिया चौथा मेंबर बना है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का। आगे आइए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा 5वां नदी उत्सव 2024 कहां आयोजित किया गया? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा 5वां नदी उत्सव 2024 आयोजित किया गया है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। ठीक है। 5वां नदी उत्सव, 5th रिवर फेस्टिवल नई दिल्ली में हाल ही में आयोजित किया गया। नई दिल्ली में इंदिरा गांधी नेशनल आर्ट सेंटर है। यहां पर 5th रिवर फेस्टिवल 2024 का आयोजन 19 से लेकर 21 सितंबर तक किया गया। रिवर इन रिवर्स मेकिंग ऑफ अ लाइफलाइन 2024 में इस फेस्टिवल की थीम है। ठीक है ना। भारत की नदियों के महत्व के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाना इस फेस्टिवल को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, दिल्ली में इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स, यहां पर इसका आयोजन किया जा रहा है। इस सेंटर की बात करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के तहत आर्ट के क्षेत्र में रिसर्च करना और उसका प्रसार केंद्र के रूप में यह कार्य करता है, जिसकी स्थापना 1987 में की गई थी। और यहीं पर 5th रिवर फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, किया जा चुका है 19 से लेकर 21 सितंबर तक नई दिल्ली में। हाल ही में 19वें दिव्य कला मेले का इनॉग्रेशन कहां किया गया? 19वें दिव्य कला मेले का इनॉग्रेशन किया गया आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। वैसे देखिए, दिव्य कला मेले के बारे में जानते हैं आप? जो दिव्यांग होते हैं ना, उनके द्वारा जो आर्ट होता है, जो उनके आर्ट होते हैं, जो भी उनकी कलाकृतियां होती हैं, कुछ भी हो सकता है, वो XYZ पेंटिंग हो सकती है, बुनने की कला हो सकती है, खिलौने हो सकते हैं, इन सबको प्रमोट करने के लिए दिव्य कला मेले का आयोजन किया जाता है। अभी 19वां दिव्य कला मेले का इनॉग्रेशन हुआ है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। ठीक है ना। तो डिवाइन आर्ट फेयर या दिव्य कला मेला, ठीक है ना,
19वें एडिशन का इनॉग्रेशन आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश के गवर्नर श्री एस अब्दुल नजीर के द्वारा किया गया। इस मेले का आयोजन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के तहत डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी के द्वारा नेशनल डिसेबिलिटी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के माध्यम से किया जाएगा। थोड़ी सी बड़ी लाइन है, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिनिस्ट्री याद रखो कि कौन सी मिनिस्ट्री आयोजन करवाती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट दिव्य कला मेले का आयोजन करवाता है। 19वां दिव्य कला मेला है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। ठीक है ना। जो दिव्यांग है उनके आर्ट को, उनके जो भी आर्ट और उनका जो भी क्राफ्ट है, कला जो भी है, उनको प्रदर्शित करना, उनको प्रोत्साहित करना दिव्य कला मेले का मुख्य उद्देश्य है। 19वां दिव्य कला मेला कहां आयोजित किया गया, कहां पर, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पर आएंगे। निम्नलिखित में से किसे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के 68th जनरल कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो कॉन्फ्रेंस होती है ना, उनका भी अध्यक्ष पूछा जाता है, तो इनका भी पूछा जा सकता है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, नाम से आपको समझ में आ जाएगा, न्यूक्लियर एनर्जी को फेयर तरीके से यूज करे पूरे वर्ल्ड में, इसके लिए काम करने वाला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। हाल ही में इसके 68th जनरल कॉन्फ्रेंस का जो अध्यक्ष है वो चुना गया है सांग वुक हाम को। सांग वुक हाम की बात करें तो ये साउथ कोरिया से, ठीक है, साउथ कोरिया से है सांग वुक हाम। ठीक है, तो साउथ कोरिया के सांग वुक हाम को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के 68th जनरल कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, इस कॉन्फ्रेंस की बात करें तो इसका आयोजन ऑस्ट्रिया के वीना में किया गया है, और ऑस्ट्रिया के वीना में ये जो सम्मेलन हुआ है, जो कॉन्फ्रेंस हुई है, यहां पर साउथ कोरिया के सांग वुक हाम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त थे। ठीक है ना, कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे। ऐसा दूसरी बार हो रहा है कि साउथ कोरिया का कोई व्यक्ति जनरल कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता कर रहा है, क्योंकि इसके पहले 1989 में 33 सेशन के दौरान साउथ कोरिया के द्वारा ही अध्यक्षता की गई थी। कब? 1989 में। और अब 2014 में भी साउथ कोरिया ने 68th जनरल कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की है, साउथ कोरिया के सांग वुक हाम ने। ओके, तो यहां पर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में मैंने आपको कैजुअल फैक्ट बता दी, ठीक है ना, कि काम क्या करता है। तो न्यूक्लियर फील्ड में देशों के मध्य में सहयोग स्थापित करना और फेयर तरीके से न्यूक्लियर एनर्जी का यूज किया जा सके, नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी में, है ना, ऐसा नहीं है कि बम बनाने लगे, इलेक्ट्रिसिटी में यूज किया जा सके, इसके लिए काम करने वाला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। 1957 में स्थापना की गई थी और ऑस्ट्रिया के वीना में ही इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। राफेल मारिनो ग्रोसी वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल के पद पर हैं, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। डन। तो यहां पर 23 सितंबर के सभी करंट अफेयर डिटेल में डिस्कस किए हैं हमने, एक एक फैक्ट को हमने समझा। अब हम बात करेंगे लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन की। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को हम एमसीक्यूज में फटाफट आंसर देखेंगे। देखिए, कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश बना है कौन? तो यह हो जाता है जॉर्डन। किस राज्य ने 14th हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता? तो यह जीता है पंजाब ने। हराया किसको? यूपी की हॉकी टीम को। सितंबर 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के किस जिले में पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क की आधारशिला रखी? तो यह हो जाएगा अमरावती, महाराष्ट्र। आगे बढ़े। भारत ने सिंधु जल समझौते में संशोधन की डिमांड की है। इनमें से कौन सी नदी के पानी का यूज इंडस वाटर ट्रीटी के तहत इंडिया के हाथ में नहीं है? तो झेलम। ठीक है ना, तीन नदियां बताई थी, 3 पर अधिकार है पाकिस्तान का और 3 पर है इंडिया का। इंडिया वाली है व्यास, सतलज और रावी, जिसपे पूर्ण अधिकार इंडिया का है। ठीक है ना, यह सिंधु जल समझौता है।
किस राज्य सरकार ने पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना शुरू की है? तो यह हो जाता है महाराष्ट्र। गृह मंत्री अमित शाह ने व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0 को लॉन्च किया है। व्हाइट रिवॉल्यूशन शब्द किससे संबंधित है? तो यह दूध उत्पादन से संबंधित है। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो भाई ये कब मनाया जाता है, मैं डेट नहीं भूल जाऊं। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस की बात करते तो ये मनाया जाता है 21 सितंबर को, 21 सितंबर को, ठीक है। सेकेंड ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2024 का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है कहां पर? इंडिया में। भारत के धनुष लोकनाथन ने IWF जूनियर वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 में कितने किलोग्राम भार वर्ग में ब्रॉन्ज अपने नाम किया? तो 55 किलोग्राम वेट कैटेगरी में इन्होंने ब्रॉन्ज अपने नाम किया है। द्रोणाचार्य अवार्ड विजेता कोच जयंत सिंह का हाल ही में निधन हो गया। इनका संबंध किस खेल से है? तो जयंत सिंह की बात करते तो इनका संबंध है टेबल टेनिस से। हाल ही में इनका निधन हो गया। लास्ट सेशन में ये सारे करंट अफेयर डिटेल में हमने समझ लिए थे। अब लास्ट डे जो मैंने आपको क्वेश्चन ऑफ द डे दिए थे उनके मैं आपको आंसर बता देता हूं, ठीक है। फटाफट आंसर लेंगे। शाहपुर कंडी डैम किस नदी पर स्थित है? तो ये पंजाब में रावी नदी पर है, शाहपुर कंडी डैम। हमारा सिंधु जल समझौते से एक क्वेश्चन था तो इसलिए मैंने आपको ये मेंशन किया था कल के क्वेश्चन ऑफ द डे में। शाहपुर कंडी डैम रावी नदी पर, रावी पर अधिकार इंडिया का है, तो रावी नदी पर हमने बनाया है पंजाब में। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे के उत्पादन से है? तो गुलाबी क्रांति की बात करें तो काफी सारे कमेंट आए हैं। देखिए मांस उत्पादन, ठीक है, मीट उत्पादन से संबंधित है। इसके अलावा झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है, प्याज उत्पादन से संबंधित है, मुर्गी पालन से संबंधित है। तो ये गुलाबी क्रांति जो भी आंसर किया है आपने वो सब सही है, ठीक है। और किस संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो यह है 61वां संविधान संशोधन जो कि 1989 में किया गया था। मतदान की आयु को घटाकर 21 से घटाकर 18 वर्ष किया गया, ठीक है। आंसर ले लिए। अब आपके लिए आज के फ्रेश क्वेश्चन। पश्चिम भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सेकंड, धर्मशाला भारत के किस राज्य में स्थित शहर है? धर्मशाला काफी फेमस प्लेस है, आपको पता है मैचेस भी होते हैं। तो कमेंट में बताइएगा तीनों क्वेश्चन के आंसर। सेशन कैसा लगा ये भी बताइएगा। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।